हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडवाइस ऑनलाइन। मैं हूं अमित कुमार समी। कैसे हैं आप लोग? हम यहां पर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट पीआरटी के 2017 में जो क्वेश्चंस आए थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, उसके 30 के 30 क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करेंगे। 30 के 30, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार को। देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। अब इंट्रोवर्ट व्यक्ति कौन होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व ऐसा होता है जिसमें हम लोगों से बात करना, ज्यादा घुलना मिलना लोग पसंद नहीं करते, ठीक है। वो कैसे रहेंगे? सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, कंजर्वेटिव रहेंगे, इस टाइप के तो रहते हैं, आत्मकेंद्रित रहते हैं, ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, चुप रहते हैं, ठीक। तो उनमें क्या है? ये तो है, आत्मकेंद्रित रहते हैं, रूढ़िवादी रहते हैं, दब्बू किस्म के होते हैं, मतलब ज्यादा खुल के सामने नहीं आ पाते। लेकिन उसमें क्या पर्सनैलिटी नहीं होती है? वो सामाजिकता नहीं होती है, सामाजिकता नहीं होती है, ठीक है। वो लोगों से घुलना मिलना ज्यादा पसंद नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा? सामाजिकता। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के नियम के तहत तत्परता के नियम प्रतिपादित किया है। तत्परता का नियम किसने प्रतिपादित किया भाई? ये किया है थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। अब देखिए, इन्होंने जो अधिगम के नियम दिए हैं, तो अधिगम क्या है? लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग। तो लॉ ऑफ लर्निंग में जो 3 प्राइमरी जो लॉज दिए हैं वो कौन से हैं? देखिए, एक है तत्परता का नियम, 3 लॉज दिए हैं प्राइमरी के। तत्परता का नियम है मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी, और 5 दिए हैं सेकेंडरी। 5 दिए गए सेकेंडरी। कौन कौन से? पहला है मनोवृत्ति का, दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है अनुरूपता का नियम, और पांचवा है संबंधित परिवर्तन का नियम, ठीक है। तो ये है सेकेंडरी। इसको आप ढंग से, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो तो बना दिए, और बाकी डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में बना चुका हूं इसे। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड है निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी? देखिए, समस्या समाधान विधि, ठीक, गतिविधि उपागम, व्याख्यान विधि या प्रोजेक्ट विधि। देखिए, समस्या समाधान विधि तो होती है, गतिविधि विधि भी होती है, एक्टिविटी अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड भी होता है। लेकिन व्याख्यान विधि छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर ठीक नहीं है, तो ये उपयुक्त नहीं है। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। लेक्चर मेथड नहीं, क्योंकि लेक्चरर हमारे बड़ी क्लासेस में होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और सीखने की क्रिया करता है, वह है क्या है? यह है प्रबल प्रेरणा। प्रबल प्रेरणा क्या होता है? देखिए, एक जो आपको अंदर से ये प्रेरित करे कि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस चीज को, देखिए, गोल तो लक्ष्य है, लेकिन वहां तक पहुंचना कैसे? वो अंदर से फील आनी चाहिए, नीड, आपको जरूरत है, तभी आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो सबसे जरूरत क्या है? प्रबल प्रेरणा, ड्राइव, ठीक है। तो आंसर है बी इज द थर्ड इज द राइट ऑप्शन। ओ सॉरी, सेकंड इज द राइट ऑप्शन, प्रबल प्रेरणा। अगला देखिए, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट। पता नहीं, आपको कोई भी टेट दो, कोई भी एग्जाम दो, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व नैतिकता पर वाली, ठीक है, भुजा कहेंगे जिसमें मोरालिटी को ज्यादा दिखाया गया है? देखिए इसमें है उपवाह, आत्मा, परहा, मतलब इड, ईगो, सुपर ईगो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एथिकल मोरल आर्म ऑफ द पर्सनैलिटी? देखिए इड क्या होता है? इड होता है जो बच्चा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसको नीड, मतलब भूख होती है। इसमें आप बहुत सी चीजों को बोल सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो ग्रीड होती है, ठीक है, इसमें सेक्सुअल अर्ज भी होता है, जिसमें कुछ नहीं सोचा जाता है, सिर्फ उसको वो चाहिए तो चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड के साथ होता है। ईगो, ईगो में आप कुछ चीज सोचते हो कि वो होती है, मतलब उसको करना चाहिए, या फिर आपका मन उसको चीज को करने के लिए मना करता है, नहीं, समझाता है कि नहीं ठीक है। लेकिन सुपर ईगो में मोरालिटी होती है, मतलब आप बहुत अच्छे से, देखिए ये होता है कॉन्शियस माइंड, ये होता है सबकॉन्शियस माइंड, ओ सॉरी, ये होता है अनकॉन्शियस माइंड, ये होता है सबकॉन्शियस माइंड, और ये कॉन्शियस माइंड। तो आपका आंसर है सुपर ईगो। सुपर ईगो में आप ध्यान रखना, सिर्फ सुपर ईगो में मोरालिटी, यहां पर आप बिल्कुल भी सोचोगे नहीं किसी के बारे में। जैसे एक बच्चा है, अगर उसको दूध चाहिए तो चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से दोगे, कैसे दोगे, नहीं, उसको जो चीज चाहिए तो जब चाहिए। यही चीज सेक्सुअल अर्ज के टाइप पे होती है, अगर वो चीज चाहिए तो चाहिए, मतलब आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसमें अनकॉन्शियस माइंड होता है, इसमें सबकॉन्शियस माइंड होता है, मतलब आपका मन, आप अपने मन की भी सुनते हो और आप अपने दिमाग की भी सुनते हो, ठीक। सिक्स्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किस मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी रिवॉल्व्स अराउंड द फॉलोइंग की फैक्टर। ये क्या है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, या सभी विकल्प सही हैं? तो इसमें है सभी विकल्प सही हैं। आप भाई शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु सबकी चीज के पास है, शिक्षार्थी भी है, अधिगम अनुभव भी है, शिक्षक भी है, प्रक्रिया भी है, और अधिगम परिस्थितियां भी है। सब चीज बहुत मैटर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है, परिपक्वता एक शारीरिक प्रक्रिया है, परिपक्वता मृत्यु उपरांत चलती है, परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत घुमाने वाला है, लेकिन इसको बहुत अच्छे समझिए। आपने एक कहावत सुनी होगी कि बच्चे उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन अगर टोटल हम मिला के देखें तो सिर्फ परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। ध्यान रखिए, टोटल हम सब चीज को मिला के देखें तो परिपक्वता एक शारीरिक प्रक्रिया है। उम्र के साथ साथ ही आप मैच्योर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है किस पे? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर। देखिए ये गलत लिख गया है, ये है, ठीक है, ये है विद्यार्थी छात्र केंद्रित शिक्षा पर, या फिर पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर, या फिर विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो इसका आंसर है छात्र केंद्रित शिक्षा पर, चाइल्ड सेंटर्ड। आपको पता है हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, बच्चा भगवान होता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था से रिलेटेड है? उत्तर बाल्यावस्था से, उसमें क्या चीज होती है? हठी होता है, समय की संकल्पना, सामाजिक संकल्पना, या वीर पूजा। जब उत्तर बाल्यावस्था होगी तो उसमें सामाजिक संकल्पना देखने को मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेज ऑफ लेटर चाइल्डहुड? जब लेटर उत्तर बाल्यावस्था में आपको सोशल टेंडेंसी आपको देखने को मिलती है, बच्चा सामाजिक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो इन्होंने बताई हैं 4 अवस्थाएं।
कौन कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन कौन सी बताई मैंने? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप थोड़ा इंग्लिश में देख लेंगे जिन पैसे, बाकी इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियोस में बनाता रहूंगा, आप उनको भी देखते रहना और डिटेल्ड वीडियो तो आपको मिलेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मेधा एंड सृजनात्मक एक दूसरे से पर्यायवाची है। सृजनात्मकता मतलब इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर सिनोनिम्स। जो मेधावी होते हैं, ठीक है, और सृजनात्मक होते हैं, वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्या ऐसा है? एक मेधावी बालक हो सकता है सृजनात्मक ना हो। एन इंटेलिजेंट पर्सन मे नॉट बी क्रिएटिव। बिल्कुल, सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है और सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए। मेधावी और सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची है। ठीक है, मतलब जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो क्रिएटिव भी होगा। अगला देखिए, विद्यालयों में सह पाठ्योत्तर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? मतलब वाई शुड को करिकुलर एक्टिविटी बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल। क्यों की जानी चाहिए? ये की जानी चाहिए, ये छात्र के समय विकास में सहायक है। इट हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इट हेल्प्स इन द ऑल ओवर डेवलपमेंट। देखिए, अगर आप जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटी होती है, मतलब सिर्फ किताबें पढ़ने से सारी चीज नहीं आती हैं, बाकी चीजें से जब तक आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे तो तब तक चीजें नहीं सॉल्व होंगी। कोरिलेट करना बहुत जरूरी है, इसलिए को करिकुलर एक्टिविटीज होना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? कौन सा आयाम जब आप मानसिक विकास होता है आपका, उसके तहत आता है? तो ये आता है भाषा का। जब मानसिक विकास होगा धीरे धीरे तो आपकी लैंग्वेज पर कमांड होती जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? जो सामान्य बुद्धि है, देखिए अब ये बताइए आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए मुझे। तो ये होता है आपका, ठीक है, कॉग्निटिव एज अपन में एक्चुअल एज इनटू 100, मतलब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इनटू 100, यही तो है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होता है? मानसिक वृद्धि का देखिए, अनुवांशिकता और पर्यावरण कारक है, केवल पर्यावरण है। देखिए, इसमें अनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का भी पड़ता है। और देखिए, ये ऐसा नहीं कि 50-50% है, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ये इसके मल्टीपल में होता है। अनुवांशिकता, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंटल फैक्टर, प्लस में नहीं आएगा। फिर ऐसा नहीं कि 50% अनुवांशिकता का पड़ेगा, 50% पर्यावरण का पड़ेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या निभाता है? प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि, सभी विकल्प सही है। तो इसका आंसर है सभी विकल्प सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इंपोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मोरल वैल्यूज इन द चाइल्ड?
prayer assembly, proper socialization, intelligent, all options are right. ठीक। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए, क्रिएट कंडीशन स्पेसिफिक, शिक्षण को बोझ से कम करने के लिए, शिक्षक को क्यों बोझ से कम, बात उसके लिए, इसका आंसर है पहला सही, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियां निर्माण के लिए, क्योंकि बच्चों किस तरीके से समझ में आए ये मैटर करता है, इसमें टीचर्स की फैसिलिटी नहीं मैटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। पहला देखिए, विद्यालय फुटबॉल टीम के चयन होना, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। ठीक है, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, जन्मदिन पर पोशाक मिलना, सभी विकल्प सही हैं। देखिए, स्वयं के लिए समस्या का समाधान, स्वयं के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए कितने फॉलोइंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब, और एक बात ध्यान रखना, आप एक्सटर्नल मोटिवेशन कितना भी आपको मिल जाए, कितना भी मिल जाए, आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे जब तक आपको अंदर से आवाज नहीं आएगी कि हाँ ये काम करना है, तब तक वो आप चीज कर ही नहीं पाओगे, कोई मतलब ही नहीं है जी। नेक्स्ट देखिए, गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं, बताइए, कुछ पता है? इन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 8 प्रकार कौन कौन से हैं, ये बताइएगा जरूर। ठीक है, 8 प्रकार कौन कौन से हैं गैने ने जो थे। अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, यह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, संबंधित है किससे, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से या सामाजिक विकास से। तो इसका ऑप्शन है फोर्थ, इसका ऑप्शन है फोर्थ। सोशल डेवलपमेंट नहीं है बच्चे में सोशल डेवलपमेंट नहीं है, वो समाज से कटना चाह रहा है। ये क्या होगा, सॉरी ये कहां से आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें आप क्या लगाओगे, सिंपल सी बात है, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम है, वृद्धि जीवन प्रयत्न चलती है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, विकास सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट। ठीक, एंड वृद्धि जीवन प्रयत्न चलती है, ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, growth is one of the part of development process and विकास development is a continuous process। देखिए, विकास सतत प्रक्रिया है, आपका विकास हमेशा होता है। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानांतर खेल क्या है। अब ये देखिए, समूह में खेलना, छोटे समूह में सहभागिता, रोल प्ले, अलग अलग खेलना, बताइए। तो इसका आंसर है अलग अलग खेलना। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया भावात्मक पक्ष की नहीं है, कौन सी कार्य
सूचक क्रिया भावात्मक नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वर्ब इज नॉट एन इफेक्टिव डोमेन। स्वीकारना, आज्ञा पालन, फर्क करना, प्रभावित करना। सूचक का भावात्मक पक्ष बिल्कुल भी नहीं, भावात्मक पक्ष का नहीं है, तो फर्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। ये है प्रोपॉन्डर ऑफ मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। तो ये किसने दिया है? ये दिया है जॉन एफ हर्बर्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं? अनौपचारिक शिक्षा का बिल्कुल भी स्रोत नहीं है, तो वो सिंपल सी बात है कक्षा कक्ष शिक्षण द्वारा। ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए अनौपचारिक क्या, माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा अनौपचारिक है, पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा अनौपचारिक है, साथियों के समूह में प्राप्त शिक्षा वो भी अनौपचारिक है। अगला देखिए, शिक्षार्थी की अभिरुचि और अभिक्षमता के बारे में वैध और विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि क्या है? तो वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व मेथड। इसका आंसर है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि। आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? कौन सी? Which of the following teaching strategy fulfills learning objectives under cognitive, affective, psychomotor domain? ये है रोल प्ले। जब तक आप उस चीज को जी के नहीं देख सकते, भूमिका निर्वहन, तभी आपको उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए कैरेक्टर प्ले कराए जाते हैं। पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? देखिए, पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट किसका है? लर्निंग का, अधिगम का है। अधिगम क्या होता है? सीखना, सॉरी, अधिगम सीखना। ठीक है, सीखने का भाग है पुनर्बलन। आपका आखिरी प्रश्न, बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? व्यक्तिगत भिन्नता होती है बुद्धि, उनकी इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।